Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim alayhi. Dear students, in today's lecture we are discussing importance of bacteria. In importance of bacteria we will discuss the following points: ecological importance, economic importance, medical importance and control of bacteria. So first of all, ecological importance. बेटा जी, bacteria are very important ecologically they are very important because they are present everywhere in our environment and they adopt this environment very easily. They are highly adaptable, यानी environment में किसी भी किस्म के अल्कलाइन एसिडिक हॉट स्प्रिंग्स जो है अल्कलाइन सॉइल्स के अंदर हर एक जगह पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है ना जी। दे इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेटा जी मैंने हेडिंग आपके लिए बना के दिया है। वो क्या आपने इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के साथ लिखना है, यू बैक्टीरिया एज ए डिकम्पोजर। क्या लिखा है? एज ए डिकम्पोजर, रिसाइकलर्स, रिड्यूसर्स। डिकम्पोजर भी समझ में आ जाता है, ये डिकम्पोज करते हैं सब्सटेंसेस को, वेस्ट को। रिसाइकलर नाइट्रोजन साइकिल में ये हिस्सा लेते हैं, कार्बन साइकिल में, फास्फोरस साइकिल में वगैरह वगैरह। लेकिन ये रिड्यूसर क्या है बेटा जी? वेस्ट का साइज भी तो कम कर देते हैं ना, कम करने वाले। ठीक हो गई, रिड्यूसर्स, इसलिए इनको रिड्यूसर्स। तो बेटा जी दो ही किस्म के डिकम्पोजर्स हमारे प्लैनेट अर्थ में मौजूद हैं, एक फंजाई और दूसरे बैक्टीरिया। समझ आ गई बात कि नहीं? तो इनके बगैर जो है वो लाइफ साइकिल, जिसे न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहा जाता है, वो मुमकिन नहीं है। चलिए खैर, तो जो है दे आर एबल टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कंप्लीशन ऑफ साइकिल्स ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड कार्बन। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, बैक्टीरिया यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑफ फूड एंड ड्रग्स। ठीक है ना जी, फूड्स और ड्रग्स की इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। जब फूड देखें भाई, सिरका बनाने में, ठीक हो गया ना जी, दही बनाने में, मैं आपको वो दे रहा हूँ जो हमें हमारे कॉमन यूज़ में है। उसके अलावा ड्रग्स बहुत सारे जो हैं वो हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़ और जो है वो ग्रोथ विटामिन्स जो है वो बनाने में। तो एंड इन बायोटेक्नोलॉजी, तो आजकल जो है वो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से इंसुलिन तैयार कर रहे हैं, ये भी एक तरह से है। तो स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स हैं, तो ये हमारे इकोनॉमिक में सिर्फ यही नहीं है कि हमें फायदे ही देते हैं, नहीं नुकसान भी देते हैं। ठीक है ना जी। स्पॉइलेज का मतलब क्या होता है? बासी करना। आपने गोश्त का सालन बना के रखा हुआ है और वो सुबह उठते हैं तो वो सारा जायके में ख़राब हो जाता है, रोटी का आटा जो है वो खट्टा पड़ जाता है। ठीक है ना जी, फंगस और बैक्टीरिया की एक्टिविटी की वजह से। फूड एंड वेजिटेबल्स, पैथोजेंस, बैक्टीरिया जो है वो हमारी खड़ी क्रॉप्स को, गंदम, चावल वगैरह, इस तरह के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको भी उनमें भी बीमारी पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। तो जो है इसलिए ये सिर्फ हमारी पैथोजेंस नहीं है, एग्रीकल्चर यानी क्रॉप प्लांट्स की जो है उनके भी। अब बड़े मेडिकल इंपॉर्टेंस, बैक्टीरिया आर कॉमन पैथोजेंस ऑफ ह्यूमंस जो है, और देर आर 200 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया विच काज डिजीजेज इन ह्यूमंस। तो कोई बात नहीं, हमने उतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स की भी एक जो है वो तैयार की हुई है। बड़ा ये एक नेचुरल वे है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। बैक्टीरिया आल्सो लिव इन साइड ऑफ मैन, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर पाए जाते हैं। देखिए हमारा जो होता है ना अपेंडिक्स, उसमें भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और एक ख्याल है कि जब किसी बंदे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है ना, तो उसको रीबूट करने में ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। इस तरह से जो हर्बीवोर्स हैं उनके रेक्टम के अंदर जो है वो पाए जाते हैं बैक्टीरिया, जो कि सेलुलेज एंजाइम खर्च करते हैं, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है वगैरह। तो ये यूजफुल बैक्टीरिया है इस लिहाज से। अब बेटा अगला टॉपिक शुरू करते हैं, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। असल में कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। पेज 92 पे हम पहुंच चुके हैं। कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज, पहले हेडिंग क्या आपका होगा? नेसेसरी टू कंट्रोल। क्यों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने की जरूरत है, उसकी जरूरत क्या है? तो बेटा जी कंट्रोल इज एसेंशियल इन होम, घरों में, नहीं तो ये हमारे घर में पड़ी हुई मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स वगैरह को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है ना जी। इसी तरह से इंडस्ट्री में भी, इसी तरह से जो है
इन मेडिकल फील्ड्स जो है उसमें भी। तो देयरफॉर वी शुड कंट्रोल दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो फंजाई हैं, चाहे वो वायरसेस हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, इनको कंट्रोल करना चाहिए। तो बाय कंट्रोलिंग ऑर्गेनिज्म वन कैन प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीजेस, हम बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। ये सारा नेसेसिटी टू कंट्रोल, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बेटा जी सारा टॉपिक आपका आना है। समझ आ गई बात कि नहीं? अच्छा जी, मैंने डैश डैश लगा दिया, कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म एसेंशियल, ठीक है ना जी। इन होम इंडस्ट्री एज वेल इन मेडिकल, बाय कंट्रोल वन कैन प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीजेस, स्पॉइलेज ऑफ फूड्स एंड अदर इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स कैन बी इनहिबिटेड बाय कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बड़े बैक्टीरिया को ये माइक्रो कंट्रोल करने के दो बेसिक मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स को स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेरिलाइजेशन। फिजिकल मेथड्स को स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है। तो स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन ये लिखनी है आपने किताब में, ठीक है ना। यहाँ से ये नहीं कोई पूछेगा जी कि डिफाइन फिजिकल मेथड, आपसे पूछा जाएगा डिफाइन स्टेरिलाइजेशन। तो बेटा जी आपको आने आता स्टेरिलाइज सिरिंज इस्तेमाल करें इंजेक्शन लगवाने के लिए, ठीक हो गया ना जी। स्टेरिलाइज किस्म का ब्लेड होना चाहिए टांके जिस्म के चीरने के लिए या टांके लगाने के लिए, स्टेरिलाइज नीडल्स होनी चाहिए, वो वाली उनकी बात हम कर रहे हैं। तो इन दिस स्टीम ड्राई हीट, इन दिस डेफिनेशन है बेटा जी, इन दिस ड्राई हीट गैस फिल्ट्रेशन रेडिएशन आर यूज्ड टू कंट्रोल बैक्टीरिया, द प्रोसेस इन विच वी यूज फिजिकल एजेंट्स, ठीक है ना जी। केमिकल्स के अलावा कोई भी और तरीका का इस्तेमाल करते हैं टू कंट्रोल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। स्टेरिलाइजेशन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, उसमें हर सेल मर जाएगा, ठीक हो गया ना जी, उसमें हर। तो इसका मतलब फिजिकल मेथड्स जो है वो हम लिविंग टिश्यूज के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। हम ह्यूमन कहे तो हम चल मैं तुम्हें स्टेरिलाइज करता हूँ और मुझे ऊपर जो वो मुझे आग के अंदर फेंक दिया जाए या मुझे स्टीम के अंदर रख दिया जाए, ठीक है ना जी, तो मेरे तो टिश्यूज बर्न कर जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि हर किस्म की लाइफ है, हर किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरेगा। समझ आ गई बात करें। तो बड़े फिजिकल मेथड्स में तीन तरीके हैं, बाय हीटिंग, बाय रेडिएशंस एंड बाय फिल्ट्रेशन। तो पहले हीटिंग के जरिए से हाई टेम्परेचर गेन किया जाता है, विच इज यूजुअली यूज्ड इन माइक्रोबियोलॉजिकल लैब्स। माइक्रोबियोलॉजिकल लैब्स में ऑटोक्लेव्स, ये प्रेशर कुकर ही होता है, ठीक है ना जी, जो कि फिर इंस्ट्रूमेंट्स को, बीकर है, पाइपेट्स हैं, फोर्सेप्स हैं, ठीक है ना जी, कोई भी चीज़ जो कि उनके एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होती है ना, उसको पहले स्टेरिलाइज किया जाता है। इसी हाई टेम्परेचर टेक्निक में हीटिंग के जरिए से बोथ ड्राई हीट एंड मॉइस्चरीज आर इफेक्टिव। मॉइस्चरीज क्या करती है? काजेस, मॉइस्ट हीट क्या करती है? इट काजेस कोएगुलेशन, कोएगुलेशन ऑफ द प्रोटीन्स। कोएगुलेशन का मतलब है जमना, उनको ठोस कर देती है, उनको डीनेचर कर देती है। क्या कर देती है? डीनेचर कर देती है। तो ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल द माइक्रोब्स। ड्राई हीट काज ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ माइक्रोब्स। और ड्राई हीट जो है वो तो उनको बर्न कर देगी ना उनके टिश्यूज को, जैसे पेट्रोल वगैरह जलता है, कागज जलता है, ऐसे ही वो टिश्यूज जल जाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे, ठीक है जी। वो कंपोनेंट्स कंपाउंड्स जल जाएंगे, ठीक हो गया ना जी। तो अब बाय रेडिएशंस, तो बड़ा जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही रेडिएशंस होती हैं। तो बिलो 300 नैनोमीटर आर मोस्टली इफेक्टिव। तो जितनी वेवलेंथ कम होगी ना जी, उतनी ज़्यादा हाई एनर्जी की रेडिएशंस होंगी। तो जो है वो आर इफेक्टिव इन किलिंग ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। गैमा रेज आर इन जनरल यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। गैमा रेज को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस काम के लिए। अब बेटा जी मिसाल के तौर पर जो है वो आपने एक अंडे को स्टेरिलाइज करना है, स्टेरिलाइज करना है, यानी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करना है। अगर आप गर्म करेंगे या रेडिएशंस डालेंगे वो तो उस अंडे की प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगी। आपने एक जो है वो एक ऐसे केमिकल बनाया है जो कि फंजाई के अगेंस्ट बड़ा अच्छा काम करता है, लेकिन उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो बैक्टीरिया फ्री हो या वायरस फ्री हो, तो आप उसको अगर गर्म करते हैं तो वो केमिकल खुद भी डिकम्पोज हो जाएगा। तो फिर उसके अंदर से जो है वो माइक्रोब्स को कैसे रिमूव किया जाए? फिल्ट्रेशन। क्या? फिल्ट्रेशन। हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स लाइक एंटीबायोटिक्स, सीराज। सीराज क्या होता है? सोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन्स। सीराज बेटा जी, सीराज
जिसका सिंगुलर क्या है, सीरम, और solutions of soluble proteins, एग्जाम्पल गिवन प्लाज्मा। हम आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं, मैं तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्लाज्मा। लो जी, तो सीराज हार्मोन्स एटसेट्रा कैन स्टेबलाइज्ड बाय मींस ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स। तो ऐसे फिल्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें से वो केमिकल सब्सटेंस तो गुजर जाती है लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गुजर नहीं पाते हैं, तो उनको अलहदा कर लिया जाता है। केमिकल मेथड्स में 3 किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स और केमोथेराप्यूटिक एजेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स। तो पहले बड़ा जी एंटीसेप्टिक्स की डेफिनेशन, केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज, जो कि लिविंग टिश्यूज पे इस्तेमाल की जाती हैं, दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिसइंफेक्टेंट्स, केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड ऑन नॉन लिविंग मटेरियल्स। आप घर का फर्श साफ कर रहे हैं तो डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना जी। आप देख रहे हैं आजकल कोविड-19 के लिए क्या किया जाता है, क्लोरीनेशन की जाती है, क्लोरीन का स्प्रे किया जाता है, तो फिर वो क्लोरीन क्या बन गई, डिसइंफेक्टेंट, ठीक हो गया ना जी। आप सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सैनिटाइजर क्या है, एंटीसेप्टिक। समझ आ गई बात करें। जो लिविंग टिश्यू पे केमिकल इस्तेमाल, दोनों का काम एक ही है, या ऑक्सीडाइज करना है, वायरसेस को ऑक्सीडाइज करके उनकी प्रोटीन्स को उड़ा देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है, ठीक है ना, या रिड्यूस करके जो है वो उसको जो है वो उसके अंदर जो डीएनए है या आरएनए है उसको ख़त्म कर देना है। लेकिन मकसद जो है वो ये है कि लेकिन टारगेट डिफरेंट है, ठीक है ना जी। थर्मोमीटर वो डॉक्टर साहब ने ना रखा हुआ होता है केमिकल के अंदर, आपके मुंह में डालने से पहले उस केमिकल के अंदर डालते हैं, फिर उसको टिश्यू से साफ करके आपके मुंह में डालते हैं। तो बेटा वो क्या मौजूद था वहां पे, क्या मौजूद था, डिसइंफेक्टेंट, ठीक हो गया। फिर टिश्यू से साफ कर दिया, डिसइंफेक्टेंट उतार दिया, ठीक है। साबुन भी एंटीसेप्टिक का काम करता है, समझ आ रही है मेरी बात करनी। अब जख्मों पे लगाई जाने वाली जो दवाई आमतौर पर पायोडीन होती है या स्प्रिट से जख्म साफ किए जाते हैं, तो ये एंटीसेप्टिक है। अगर उसी स्प्रिट को आप फर्श साफ करने में इस्तेमाल करते हैं तो वो डिसइंफेक्टेंट है जी। तो अब बेटा जी बात ये आ गई है, एग्जांपल्स ऑफ एंटीसेप्टिक ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं हैलोजेंस, जैसे क्लोरीन, फिनोल, ठीक है, फिनाइल इस्तेमाल की जाती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, KMnO4, अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड वगैरह। बेटा जी केमोथेरेप्टिक एजेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स, ये क्या, पहले तो नंबर 1 पे देखें केमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। देखें आपको कोई विटामिन्स दिए जाते हैं तो वो बैक्टीरिया को तो किल नहीं करेंगे, लेकिन आपके बॉडी सिस्टम के साथ मिलकर आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक हो गया ना जी। इसी तरह से आपका जो है, जैसे मिसाल के तौर पर जो है पैरासीटामोल है जो कि पैनाडोल में या डिस्प्रीन में इस तरह पाई जाती है, उसका काम क्या है, टेम्परेचर को कम करना, किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं करना है। तो बेटा डिफरेंट केमिकल्स हैं जो कि हम ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनको केमोथेराप्यूटिक एजेंट्स के नाम से पुकारा जाता है। एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको पहले लिखाई हुई है, एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी फर्स्ट चैप्टर में लिखवाई थी, केमिकल्स यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। ये भी केमोथेरेप्टिक है क्योंकि बैक्टीरिया को किल करेंगे तो हम बीमारी से निजात हासिल पा लेंगे, लेकिन सारे केमोथेरेप्टिक एजेंट्स एंटीबायोटिक्स नहीं है, ये मेरा कहने का मकसद है, ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी वर्क विद नेचुरल डिफेंस, ये नेचुरल डिफेंस के साथ काम करते हैं, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर मॉड, दीज आर सल्फोनामाइड, ये एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल है, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन। बेटा ये केमोथेरेप्टिक एजेंट्स की मैंने आपको और एग्जांपल दी है ना जी। एंटीबायोटिक भी थेरेप्टिक एजेंट्स हैं लेकिन सारे थेरेप्टिक एजेंट्स एंटीबायोटिक्स नहीं है। विटामिन्स आप दे लें वगैरह वगैरह इस तरह से, ठीक हो गया ना जी। जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदे को ग्लूकोज का मर्ज है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब इंसुलिन जो है वो क्या होगी, केमोथेरेप्टिक एजेंट होगी, एंटीबायोटिक तो नहीं होगी, इस तरह से। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, दे डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन लिविंग टिश्यू। बड़े येलो बॉक्स में आ जाए माइक्रोबिसिडल इफेक्ट, ये क्या कहता है, इसमें किसी भी केमिकल का
अपने माइक्रोब्स के ऊपर कितनी तेजी से उनको किल करता है, ठीक है। दैट वन दैट किल्स द माइक्रोब्स इमीडिएटली, कितना टाइम लेता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में। माइक्रोबिस्टेटिक, ये असल में एक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स। और इसका टारगेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनहिबिट्स द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज ऑफ द सेल्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इतनी तादाद कम होके हो गई है कि वो जो है वो ऑर्गेनिजम्स के लिए डिजीज काजिंग नहीं है या नुकसान नहीं पैदा कर सकते हैं इतनी तादाद, तो वो उसको मेंटेन रखा जाता है, ठीक है ना जी। हमने बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म नहीं करना, हमने इस नेचुरल फ्लोरा को नेचुरल तरीके से चलना, लेकिन किसी की पॉपुलेशन को इतने नहीं बढ़ने देना कि वो दूसरों की पॉपुलेशन के लिए खतरा बन जाए, ये बात बताई जा रही है। माइक्रोबिस्टेटिक इनहिबिट्स, माइक्रोबिस्टेटिक का ये असल मकसद है। अच्छा जी, तो मेंटेन द माइक्रोबियल पॉपुलेशन एट कांस्टेंट साइज, भाई सारा सामान साथ रखा हुआ है। मोड ऑफ एक्शन, तो मोड ऑफ एक्शन देखें, हमने फिजिकल और केमिकल मेथड्स पढ़े, दोनों का अपना अपना एक तरीकाकार है, ठीक है ना जी। तो डिफरेंट एजेंट्स ऑफ कंट्रोल वेरी, डैमेज कैन रिजल्ट माल फंक्शंस, ठीक है ना जी। तो इनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। बैड फंक्शनिंग, माल फंक्शन से मुराद क्या है, बैड फंक्शंस इन सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड, यानी डिफरेंट मेथड्स जो है, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड जो है, वो बैक्टीरिया एंड फंजाई जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनके कोई सेल वॉल के ऊपर अटैक करता है, हमला करता है, कोई सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, कोई उसके डीएनए के ऊपर, वगैरह वगैरह। तो बेटा जी कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासर हो, आमीन, शुक्रिया।